हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्र लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता चल पा रहा है, आज यहाँ पर आपका हम एक और मॉक टेस्ट कंप्लीट करेंगे। आज हम यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं वो रिलेट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से। तो चलिए फिर अपनी आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन रिलेट करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। बहुत सिंपल क्वेश्चन रखे हैं, फटाफट इनके आप आंसर करने स्टार्ट कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो आपको यह बताना है इस संबंध में कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से सेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करा गया है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे गए हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में डिफाइन करा गया है? क्या कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में या सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में डिफाइन करा गया है? आई थिंक अभी तक आपका आंसर आ चुका होगा। तो इसका सही आंसर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डिफाइन करा गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करा गया है सेक्शन 2 के सबसेक्शन एच में डिफाइन करा गया है। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? तो याद रखिएगा, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। बाकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम एक बार। सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में ऑफर को डिफाइन करा गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में प्रॉमिस को डिफाइन करा गया है और कंसीडरेशन को डिफाइन करा गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट क्वेश्चन की कि कॉन्ट्रैक्ट को कहाँ डिफाइन करा गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन 2 के सबसेक्शन एच में डिफाइन करा गया है। क्वेश्चन पार्टनरशिप एक्ट से रिलेट करता है। आपको यह बताना है कि पार्टनरशिप एक्ट के तहत पार्टनरशिप को कहाँ डिफाइन करा गया है। क्या उसे सेक्शन 4 में, सेक्शन 5 में, सेक्शन 7 में या सेक्शन 8 में कहाँ पर उसको डिफाइन कराया गया है, ये आपको हमें बताना है इसमें। तो आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर है कि पार्टनरशिप एक्ट के तहत पार्टनरशिप को सेक्शन 4 में डिफाइन करा गया है। और इसी के साथ आपको एक बात और याद रखनी है कि पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 के अंतर्गत केवल पार्टनरशिप को ही डिफाइन नहीं करा गया, बल्कि वहाँ पर पार्टनरशिप पार्टनर बल्कि वहाँ पर इस संबंध में पार्टनरशिप, पार्टनर, फ्रॉम और फ्रॉम नेम, इन चारों को वहाँ पर इसमें डिफाइन करा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other person to such act or abstain he is said to make a। बताइए यह डेफिनेशन किस ऑप्शन से रिलेट करती है, इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, मैं एक एग्जाम्पल भी बता सकती हूँ आपको। अगर ए कहता है कि वो अपनी कार बी को 5 लाख रुपए में बेचना चाहता है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ए है वो क्या कर रहा है, ए यहाँ पर बी के लिए प्रपोजल बना रहा है। और प्रपोजल को कहाँ डिफाइन करा गया है? प्रपोजल ऑफर को डिफाइन करा गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में। और ये जो डेफिनेशन आपके सामने हमने अभी रीड करी थी वो डेफिनेशन रिलेट करती है ऑफर से। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि ए चाहता है अपनी कार बी को 5 लाख रुपए में बेचना, तो यहाँ पर जो ए है वो क्या कर रहा है, वो अपनी विलिंगनेस को बी को बता रहा है। और वो ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि वो यहाँ पर ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, ताकि वो यहाँ पर बी की सहमति प्राप्त कर सके, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। अब आप क्वेश्चन अच्छी तरह रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे इसका आंसर करिएगा। आपको मैच करना है लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड के साथ में। बताइए सही आंसर क्या आएगा। आपके सामने कोड भी दे रखे गए हैं। पहला पॉइंट पूछा गया है एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से सेक्शन से रिलेट करता है? नोवेशन कौन से सेक्शन से रिलेट करता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स कौन से सेक्शन से रिलेट करता है? ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइनिंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेजुइटीज एक्ट ये कौन से सेक्शन से रिलेट करता है? अभी तक आपने आंसर कर लिया होगा, अपना आंसर आप चेक कर सकते हैं। एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रिलेट करता है सेक्शन 10 से। नोवेशन रिलेट करता है सेक्शन 62 से। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स रिलेट करता है सेक्शन 71 से। ऑब्लिगेशन ऑप्शन डी जो है वो रिलेट करता है सेक्शन 70 से सेक्शन 70 से। क्वेश्चन फ्री कंसेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन
आप बताइए क्या आंसर होगा। आपको इतना तो पता ही है स्टूडेंट अच्छी तरह से कि कोई भी एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में तभी जाता है जब वहाँ पर बहुत सारे एसेंशियल कंप्लीट होने चाहिए, और उसी में से एक एसेंशियल पाया जाता है पार्टीज की फ्री कंसेंट का। तो फ्री कंसेंट को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से सेक्शन में डिफाइन करा गया है, आपको मुझे ये बताना है। अभी तक आपका आंसर आ चुका होगा। सही आंसर है, फ्री कंसेंट को डिफाइन करा गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही सेक्शन 14 में डिफाइन करा गया है फ्री कंसेंट को। इसी के साथ आप ये समझ लीजिए फ्री कंसेंट कहते किसे हैं। देखिए, जब पार्टीज अपनी सहमति दे रही हैं किसी बात के लिए, तो हम तभी ऐसा कह सकते हैं पार्टीज की फ्री कंसेंट है जब उनकी कंसेंट, उनकी सहमति कोअर्सन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक से फ्री होती है। तभी आप कह सकते हैं कि पार्टीज की जो कंसेंट है वो एक फ्री कंसेंट के रूप में दी गई है। यहाँ पर मैंने आपके सामने सेक्शन भी लिख दिए हैं, वो इसलिए क्योंकि कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि फ्री कंसेंट कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 14 में, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा है। कोअर्सन कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 15 में। अनडू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16, फ्रॉड सेक्शन 17, मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18, मिस्टेक सेक्शन 20, 21 एंड 22 में डिस्क्राइब करा गया है। बाकी ऑप्शन अगर हम देख लें, हमने एक तरह से लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। सेक्शन 10 जो कि एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताता है, सेक्शन 14 में ही फ्री कंसेंट को डिफाइन करा गया है, सेक्शन 15 में कोअर्सन बताया गया है और सेक्शन 16 में अनडू इन्फ्लुएंस को डिस्क्राइब करा गया है। आगे बात करते हैं। द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप एराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम स्टेटस इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड। आपको यह बताना है कि पार्टनरशिप एक्ट के तहत वो कौन सा सेक्शन है जिसमें यह बताया गया है कि पार्टनरशिप का जो स्टेटस, जो पार्टनरशिप होती है वो कॉन्ट्रैक्ट पर बेस होती है ना कि स्टेटस पर बेस होती है। तो वो कौन सा सेक्शन है, तो वो सेक्शन होगा सेक्शन 5 जिसमें बताया गया है कि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट पर बेस होती है ना कि स्टेटस पर बेस होती है। पार्ट और बाकी ऑप्शन भी आप देख लीजिए, मैंने आपके लिए नोट डाउन कर रखा है। सेक्शन 4 डिफाइन करता है पार्टनरशिप को, पार्टनर को, फ्रम को और फ्रम नेब को। सेक्शन 5 डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप, रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप एराइज होता है कॉन्ट्रैक्ट से ना कि स्टेटस से। सेक्शन 6 डिफाइन करता है मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप एट विल को डिफाइन करा गया है सेक्शन 7 में। केस, एक लीडिंग केस हमने पूछा है यहाँ पर आपसे, आपको बताना है मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास का जो केस है वो कौन से ऑप्शन से रिलेट करता है। तो सही आंसर है वो माइनर एग्रीमेंट से रिलेट करता है। और आपको याद होगा अच्छी तरह से कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 में कह रखा गया है कि माइनर से किया गया एग्रीमेंट वॉइड एबनिशियो माना जाता है, और उसी पर ये केस बेस है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस। आपको मैच करना है, फिर से मैचिंग द फॉलोइंग आ चुकी है। अभी अभी हमने बताया था कोअर्सन किससे रिलेट करता है, कौन से सेक्शन से। एग्रीमेंट कॉम्पिटेंट पार्टीज, मतलब ये कि जब पार्टीज एग्रीमेंट कर रही हैं तो उन्हें कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब उन्हें साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, उन्हें डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट, इससे रिलेटेड कौन सा सेक्शन है। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, इससे रिलेटेड कौन सा सेक्शन है। अब तक आपका आंसर आ चुका होगा। सही आंसर अपना आप रीचेक कर लीजिए। कोअर्सन रिलेट करता है सेक्शन 15 से। एग्रीमेंट बाय कॉम्पिटेंट पार्टीज रिलेट करता है सेक्शन 11 से। कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट रिलेट करता है सेक्शन 24 से। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट रिलेट करता है सेक्शन 56 से। क्वेश्चन, मिस रिप्रेजेंटेशन को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहाँ डिफाइन करा गया है। इसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने इसके बारे में अभी आपको बताया था कि मिस रिप्रेजेंटेशन को सेक्शन 18 में डिफाइन करा गया है। बाकी ऑप्शन देख लीजिए। अनडू इन्फ्लुएंस रिलेट करता है सेक्शन 16 से। फ्रॉड रिलेट करता है सेक्शन 17 से। मिस रिप्रेजेंटेशन रिलेट करता है सेक्शन 18 से, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट रिलेट करता है सेक्शन 20 से। क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम इज, तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए पार्टनरशिप एक्ट के तहत जो पार्टनर्स हैं उनके लिए ये ऑप्शनल कर दिया गया है कि अगर वो चाहें तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ये वाली बात ऑप्शनल है। लेकिन वहीं पर जब भी आप इस वाले क्वेश्चन को रीड करें तो आप उसके साथ में इस बात को नोट करके चलें कि जहां एक और पार्टनरशिप एक्ट के तहत जहां एक और
पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है। वहीं पर सेक्शन 69 जो है वो बताता है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। वहां पर कुछ ऐसे इफेक्ट देखने को मिलते हैं कि अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको कुछ इफेक्ट भी फेस करने होते हैं। रिलेटेड सेक्शन सेक्शन 69 है। क्वेश्चन, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes, भाई बताइए क्या आंसर होगा। भाई बहुत सिंपल सी बात है। अगर ए कह रहा है कि वो अपनी कार बी को 5 लाख में बेचना चाहता है, यहाँ पर जो बी पर्सन है वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही यहाँ पर बी ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, हम इसको प्रॉमिस कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे प्रॉमिस कहेंगे। और इसको डिफाइन कहाँ करा गया है, इसको सेक्शन 2 के सबसेक्शन बी में डिफाइन करा गया है। क्वेश्चन, पार्टनरशिप फॉर विच नॉट, आपको पता तो होगा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बताए गए हैं, तो उसी के तहत मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है आपसे। एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं करा गया, जिसमें यह डिटरमाइन नहीं करा गया है कि उसको कैसे डिसॉल्व करना है, इस प्रकार की पार्टनरशिप वगैरह किस तरह की कहलाती है, तो वो पार्टनरशिप यहाँ पर पार्टनरशिप एट विल कहलाती है, जिसको सेक्शन 7 में डिफाइन करा गया है। और इसी के साथ एक बात और नोट कर लेना आप, यहाँ पर सेक्शन 43 जो है वो यह बताती है कि पार्टनरशिप एट विल को डिसॉल्व कैसे किया जाता है। तो जब भी आप सेक्शन 7 को रीड कर रहे हैं पार्टनरशिप एट विल के साथ में, वहीं उसी के साथ में आप सेक्शन 43 को भी उसके साथ में रीड डाउन कर लें, आपको अपना पॉइंट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, क्या कहलाती है वो, आंसर है एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट कहाँ डिफाइन करा गया है, सेक्शन 2 के सबसेक्शन ई में डिफाइन करा गया है। ये सभी डेफिनेशन लगभग अब तक आपसे पूछ ली गई हैं। प्रपोजल कहाँ डिफाइन है, ऑफर सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में। एक्सेप्टेंस प्रॉमिस कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2 के सबसेक्शन बी में। कंसीडरेशन को कहाँ डिफाइन करा गया है, सेक्शन 2 के सबसेक्शन डी में डिफाइन करा गया है। अनडू इन्फ्लुएंस कहाँ डिफाइन करा गया है, सेक्शन, अब तक तो आपका सही आंसर आ चुका है, सेक्शन 16 में डिफाइन किया गया है। पार्टनरशिप विच इज क्रिएटेड फॉर अ पार्टिकुलर पर्पस, कोई ऐसी पार्टनरशिप जो किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए डिफाइन करी गई है, क्रिएट की गई है, वो किस तरह की पार्टनरशिप कहलाती है, तो सही आंसर होगा वो एक पार्टिकुलर पार्टनरशिप कहलाती है और उसको सेक्शन 8 में डिफाइन करा गया है पार्टनरशिप एक्ट के तहत। मैच द फॉलोइंग, बताइए सही आंसर क्या होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आया है ये। सेक्शन 7 किससे रिलेट करता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सेक्शन 13 किससे रिलेट करता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सेक्शन 6 किससे रिलेट करता है और सेक्शन 68 किससे रिलेट करता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अब तक आपका आंसर आ चुका होगा, चेक कर लीजिए। एक्सेप्टेंस हमेशा से एब्सोल्यूट होनी चाहिए, ये वाली बात सेक्शन 7 में बताई गई है। अगर कोई व्यक्ति अपने ऑफर को रिवोक करना चाहता है तो वो किस तरीके से करेगा, रिवोकेशन किन तरीकों से बनाया जाएगा, ये वाली बात बताई गई है, सेक्शन 6 में बताई गई है। सिर्फ कंसेंट की बात की जाए तो उसको डिफाइन करा गया है सेक्शन 13 में। कई बार स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रख लीजिए कंसेंट को सेक्शन 13 में डिफाइन करा गया है और फ्री कंसेंट को सेक्शन 14 में डिफाइन करा गया है। क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट, इसको डिफाइन करा गया है सेक्शन 68 में। क्वेश्चन, ए प्रपोज बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट द सर्टेन प्राइस, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैंने आपके लिए यहाँ एक चार्ट बना रखा है, हम इस पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, आपको बहुत सारी बातें इसके रिगार्डिंग समझ में आ जाएंगी। समझिएगा, ए ने 11 जनवरी को एक ऑफर बनाया, वो ऑफर बी को रिसीव हुआ है 12 जनवरी को। जिस दिन ऑफर बी को रिसीव हुआ है उस दिन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया है। बी ने 14 जनवरी को अपनी तरफ से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया है। जिस दिन बी ने अपनी तरफ से 14 जनवरी को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया है उस दिन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ए कंप्लीट हो गया है। यह लेटर जो बी ने पोस्ट किया था 14 जनवरी को, वो लेटर ए को मिलेगा 16 जनवरी को जाकर। इसका मतलब जिस दिन ये लेटर अब ए को मिलेगा उस दिन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट बी कंप्लीट हो गया है। प्रेजेंट क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट चार्ट के माध्यम से आपको दो बातें समझ में आ गई। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा। प्रेजेंट क्वेश्चन अब सिंपल तरीके से कर लिया होगा अब तक आपने।
ए जो है बाय लेटर अपना मकान बेचना चाहता है बी को, इसके लिए वो एक ऑफर बनाता है। यहाँ पर ये कम्युनिकेशन ऑफर प्रपोजल किस दिन कंप्लीट होगा, जिस दिन इस लेटर को बी रिसीव कर लेगा उस दिन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आपसे पूछा ये गया है इसमें कि आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे गए हैं, ये बताइए कौन सा गलत है। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमने खुद रीड करी है, अभी सेक्शन 4 में दे रखी गई है। पार्टनरशिप एट विल हमने यह भी अभी रीड करा था, सेक्शन 7 में है। जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर सेक्शन 9 में है, यह भी सही है। पर प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म ये सेक्शन 14 में है, ना कि सेक्शन 13 में है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 13 में म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज बताए गए हैं। क्वेश्चन, ए इंटेंडिंग टू डिसीव बी फॉल्सली रिप्रेजेंट that 500 months of indigo are made annually at a factory and thereby induce B to buy the factory। यहाँ पर क्या है, ए जो है वो जानता है कि उसकी फैक्ट्री में, ए जो है वो यहाँ पर जानता है, ए इंटेंशन टू डिसीव बी, ए का इंटेंशन क्या है, बी को डिसीव करने का है, और वो जानबूझ के बी से झूठ बोलता है, फॉल्सली रिप्रेजेंट करता है कि उसके यहाँ पर उसकी फैक्ट्री में 500 मंथ्स ऑफ इंडिगो बनाया जाता है हर साल। जबकि वो वाली बात वो जानता है कि वो झूठ बोल रहा है, उसका एक ही पर्पस है कैसे भी करके बी इस फैक्ट्री को खरीद ले। यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ बी। और ये वाली बात मैंने आपको किस आधार पे बोली है, सेक्शन 19 आप रीड कर लीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि जब भी पार्टीज में से किसी पार्टी की कंसेंट अगर कोअर्सन, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन पर बेस होती है, तो ऐसे में वो जो एग्रीमेंट होता है वो उस पार्टी के बिहाफ पर जिसकी कंसेंट इस प्रकार से रिसीव करी गई है उसके बिहाफ पर वो मामला यहाँ पर वॉइडेबल माना जाता है। क्वेश्चन, इनएडिक्वेसी ऑफ कंसीडरेशन इज रेलिवेंट इन डिसाइडिंग द क्वेश्चन ऑफ। भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई पार्टी है ए और वो अपना एक वॉल क्लॉक बेचना चाहती है, बहुत सिंपल तरीके से समझा देते हैं, एक सेकेंड। सपोज करिए ए है और वो यहाँ पर अपना एक वॉल क्लॉक है, वो उसको वह बी को बेचना चाहती है। वॉल क्लॉक की कीमत 500 रुपये है, लेकिन वो बी को केवल 50 रुपये में बेच रही है। यहाँ पर जो कंसीडरेशन मिलेगा ए को वो कैसा है, ऑफकोर्सली वो कंसीडरेशन इनएडिक्वेट है। क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि यहाँ पर जो एक कंसीडरेशन इनएडिक्वेट है, क्या इस पर ध्यान दिया जाएगा? हाँ, इस पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन कब? यहाँ पर ध्यान तभी दिया जाएगा जब वहाँ पर इससे संबंधित फ्री कंसेंट का क्वेश्चन एराइज हो रहा है, जब वहाँ पर ये पता चल रहा है कि उस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं थी, तभी यहाँ पर इस संबंध में इस बात को ध्यान दिया जाएगा। और यह वाली बात किस आधार पर हमने बताई है, सेक्शन 25 का एक्सप्लेनेशन सेकंड जो है वो इसके बारे में बात करता है। क्वेश्चन रीड कर लीजिए, ए सूट कैन बी फाइल्ड by or on the behalf of the firm against the third party if। क्या दे रखा है, अगर कोई फर्म किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई मुकदमा करना चाहती है। देखिए आपको याद होगा मैंने अभी आपको बताया था कि फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना या ना करवाना ये ऑप्शनल होता है, ये कंपलसरी नहीं है पार्टनरशिप एक्ट के तहत। लेकिन वहीं पर अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड नहीं होती है तो उसके कुछ परिणाम भी देखने को मिलते हैं जो कि सेक्शन 69 में बताए गए हैं। और वो आपको इस संबंध में एक काम करिएगा, सेक्शन 69 को अच्छी तरह से आप रीड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई फर्म किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट मुकदमा करना चाहती है तो ज़रूरी ये होना चाहिए कि वो फर्म रजिस्टर्ड हो, द नेम ऑफ द पर्सन फिलिंग सूट ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म appear as a partner in the register of firm। ये दोनों बातें वहां उस टाइम पर होनी चाहिए। एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड, ये वाली बात कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से सेक्शन में दे रखी गई है? तो ये वाली बात कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 27 में दे रखी गई है। बाकी और ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। सेक्शन 23 रिलेट करता है व्हाट कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। सेक्शन 21 रिलेट करता है एग्रीमेंट्स वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। हमारा प्रेजेंट क्वेश्चन था एग्रीमेंट इज रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड, ये वाली बात कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 27 में बताई गई है। क्वेश्चन, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स
हैज़ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। सही आंसर क्या होगा ये बताइए। ये राइट यहाँ पर किसको दिया गया है पार्टनरशिप एक्ट के तहत? हर एक पार्टनर को ये राइट है, सीनियर पार्टनर को राइट होगा, मैनेजिंग पार्टनर को राइट होगा, या सभी गलत हैं? सही आंसर होगा सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, बिटवीन द पार्टनर्स, एवरी पार्टनर्स हैज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। और ये वाली बात दे रखी गई है पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 12 के सबसेक्शन ए में दे रखी गई है। क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट किस आधार पर डिस्चार्ज हो सकता है? बहुत सारे तरीके बताए गए हैं और जिसमें से परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्टेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नोवेशन, ये सभी सही हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं अपनी क्लास यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपके लिए क्लास काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी।